एक नया टॉपिक अब हमें पूरा पढ़ना है और वो है कंडक्टेंस। किस में कंडक्टेंस देखना है हमें? तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। किसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट? तो ऐसे कंपाउंड्स के जिसका डिसोल्यूशन करने से वो आयोनाइज हो सके सॉल्वेंट में। जनरली एक्वस मीडियम जो है वो ज्यादातर हम यूज करते हैं, बट अगर हम इसमें कोई भी आयोनिक कंपाउंड, जनरली वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं तो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है ऐसे सॉल्यूशंस में से। तो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें ऐड किए हैं ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। बट उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंडक्ट होती है, उसका कंडक्टेंस क्या है, वो समझने से पहले हमें थोड़ी बहुत जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी सीखनी है। उसके बाद जो है वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो है वो कंडक्टेंस पढ़ पाएंगे। जो टर्म्स जो ये है, और सबसे पहली टर्म जो इसमें आती है वो है रेजिस्टेंस। ये वर्ड आपने सुना है, फिजिक्स में भी ये चीज कई बार आपने यूज की है। कोई डिफाइन करेगा वर्ड रेजिस्टेंस को क्या है? इसे हम बराबर आप ये कह सकते हो, द इनविजिबल फोर्स विच रेजिस्ट द करंट। मतलब ऐसा फोर्स जो करंट को क्या करे? ओपोज करे, उसे रोके, उसे हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। उसका सिंबल क्या है? तो रेजिस्टेंस को हम आर, कैपिटल आर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। चाहे फिजिक्स हो या अब केमिस्ट्री में भी हम यही चीज जो है वो लेने वाले हैं। रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से जो है वो डिनोट करेंगे। उसका जो मेजरमेंट होता है कौन से यूनिट में किया जाता है? तो ओहम जो है वो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूनिट है, और उसका सिंबल जो मैंने लिखा है वो कुछ इस तरीके से होता है। ओहम का सिंबल है, कितने ओहम रेजिस्टेंस है ये जो है वो मेजर किया जाता है। बट रेजिस्टेंस क्या है? तो द फोर्स विच ओपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और विच ओपोज द कंडक्टेंस। ऐसा हम कह सकते हैं। कंडक्टेंस की डेफिनेशन आएगी तब हम ये बोलेंगे कि रेजिस्टेंस का उल्टा है, बट ये जो चीज है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, वो हमें याद रखना है। तो उसका जो यूनिट है वो ओहम है, डिनोटेशन आर से होता है, और यूनिट का डिनोटेशन है, सिंबल है, वो कौन सा है? तो ओहम का सिंबल कुछ ऐसा होता है, वो हमें याद रखना है। बराबर है। और अगर हम इसे मेजर करना चाहे कि भाई कितना रेजिस्टेंस है, तो कौन सी चीज से मेजर कर सकते हैं? तो एक इक्विपमेंट आता है जिसका नाम है व्हिटस्टन ब्रिज। ये फिजिक्स में आ चुका है या बाकी है पढ़ना? व्हिटस्टन ब्रिज नहीं आया है तो आप, बाकी है ना? ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप सीखोगे तो उसमें व्हिटस्टन ब्रिज कहीं ना कहीं आएगा कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो कैसे मेजर किया जाता है। तो ये व्हिटस्टन ब्रिज जो है वो हम सीखने वाले हैं। वो एक ऐसा अरेंजमेंट है, मैकेनिज्म है कि जिसके थ्रू हम अलग अलग टाइप के जो रेजिस्टेंस होते हैं उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ये खास याद रखिए। बराबर है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है कोई भी चीज का, उसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन आपको याद रखना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है लेंथ के। मतलब कोई चीज में से आप पास कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास कर रहे हो, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। मतलब वो चीज की लेंथ जितनी ज्यादा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है किसके साथ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बराबर। मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, कॉपर वायर है। जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी कॉपर वायर में से पास करते हैं, ज्यादातर हम कॉपर वायर यूज करते हैं। तो इसकी जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है जो रेजिस्टेंस है। वो जितना लंबा वायर उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना वायर शॉर्ट है, जितनी लेंथ शॉर्ट है उसकी, उतना जो रेजिस्टेंस है वो भी शॉर्ट होगा। बट यहाँ पर हमने दूसरी चीज बताई है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मतलब जब इसे आप कट करो, क्रॉस सेक्ट करो, तो वहां पर जो आपको उसका डायमीटर दिखता है, एरिया दिखता है क्रॉस सेक्शन का, उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में, मतलब एरिया जितना बड़ा उतना रेजिस्टेंस कम, और एरिया जितना छोटा उतना रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। एक्चुअली में ये ट्रैफिक जैसी बात है। अगर रोड जो है वो बहुत ज्यादा चौड़ा है तो ट्रैफिक कम होगा,
मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। बट अगर रोड एकदम नेरो है तो ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाएगा, रेजिस्टेंस से वो ज्यादा होगा। दूसरी बात, जितना रोड लंबा है, लेंथ ज्यादा है, ट्रैफिक भी उतना ज्यादा है। एक तो नेरो है और लंबा है। बट अगर लेंथ कम है तो उतना ज्यादा ट्रैफिक जाम नहीं है, क्योंकि कोई भी व्हीकल है वो घुसकर सीधा रोड से बाहर निकल जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर होती है, कोई भी चीज का आप रेजिस्टेंस मेजर करते हो, पर्टिकुलरली मेटल्स वगैरह जो है उसमें हम ये बात कहते हैं, तो वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, उसकी लेंथ, और किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये दोनों को कुल मिलाकर एक फॉर्मूला लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखोगे? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी हम जनरली रखते नहीं, प्रोपोर्शनलिटी निकालते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। आर इज इक्वल टू, यहां पर कांस्टेंट कौन सा रखा गया था? तो रो, एल बाई ए। उल्टा नाइन जैसा है रो जो है वो, ग्रीक अल्फाबेट है रो जो है वो, ये याद रखिए। कांस्टेंट जो है उसे नाम दिया जाता है रेजिस्टिविटी। रो को क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी। हाँ, समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कब इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहना है? तो याद रखिए, जब आपने मेजरमेंट के लिए जो चीज ली है, मतलब जिस चीज का आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो, उसकी लेंथ भी यूनिटी है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिटी है, दोनों अगर वन वन है, तो वैल्यू क्या होगी? देखिए, इफ एल इज इक्वल टू वन एज वेल एज ए इज ऑल्सो इक्वल टू वन, देन व्हाट हैपन? आर इज इक्वल टू रो हो जाएगा। मतलब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में, जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है, वो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। मतलब स्पेसिफिक कंडीशन में ये दोनों सेम होते हैं। कौन? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो ऐसे रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, जब जो मेजरमेंट के अंडर है वो चीज की लेंथ भी वन हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या लिया गया हो? वन लिया गया हो। ये खास याद रखिए। और आईयूपीएससी जो है उसने ये बात कही है कि हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वर्ड जो है वो यूज नहीं करेंगे। भले ही कहा जाता है वो हमें पता है, बट हर बार हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रेजिस्टिविटी ही यूज करेंगे। बराबर है, चाहे वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो या बाकी कोई वैल्यू वाला रेजिस्टेंस हो, उसके लिए जो कांस्टेंट है उसे हम ऑलवेज कौन से नाम से बुलाएंगे? तो इट इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी। ऑलवेज हमें रेजिस्टिविटी जो है वो वर्ड यहाँ पर यूज करना है। कोई कहेगा रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? कैसे यूनिट डिराइव करोगे? देखो, फिजिक्स में आप डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ चुके हो। आपकी आवाज कट हुई, क्या बोला बच्चे? ओम मीटर। सर ओम मीटर। ओम मीटर, हाँ ओम मीटर होगा, सही है। उसका रीजन क्या है? कि भाई यहाँ पर लेंथ है, बराबर है, और यहाँ पर एरिया है, तो आप क्या लिखोगे? आर इज इक्वल टू रो। अब एल अपॉन ए तो है ही, इसके लिए आप ओम रखोगे। रो का यूनिट तो हमें फाइंड करना है, एल मतलब मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो एक एक बार मीटर मीटर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। और रो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? ओहम। और ये मीटर सामने चला जाएगा तो ओहम इंटू मीटर। तो आप सही हो भाई, जो रेजिस्टिविटी है उसका यूनिट क्या है, ये अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है ओहम इंटू मीटर। बट ये थोड़ा बड़ा यूनिट है, ओहम इंटू मीटर। जो डेली लाइफ है उसमें जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं उसके लिए जो रेजिस्टिविटी है रो, उसके लिए ओहम इंटू सेंटीमीटर वाले छोटे यूनिट जो है वो भी यूज होते हैं। याद रखिए, मतलब सब मल्टीपल है इसका। मल्टीप्लीकेशन में हम लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 ओहम इंटू मीटर अगर है तो वो 100 ओहम इंटू सेंटीमीटर जितना होता है। बराबर है, तो कन्वर्जन आपके पास है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली ओहम इंटू सेंटीमीटर या ओहम इंटू मीटर जो है वो वाला यूनिट क्या होता है? यूज होता है। याद रखिए, ये बात हुई रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, ये याद रखिए। ये आर और रो आपको याद रखना है। दो टर्मिनोलॉजी हुई, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब जो बात आती है वो है
कंडक्टेंस, जिसे डिनोट किया जाता है जी से। ये याद रखिएगा, कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। आप ऐसा कहना है तो कह सकते हो, ऑपोजिट मतलब इनवर्स है, बराबर है। तो डेफिनेशन में यही आपको लिखना है कि इनवर्स ऑफ, क्या लिखेंगे हम, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, और आर इज नोन एज कंडक्टेंस। इसका मतलब है जी जो है इसके इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 1/r, क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल है, एकदम अपोजिट है, याद रखिए। क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है तो कंडक्टेंस ज्यादा होता है, कंडक्टेंस कब ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस, बराबर है। मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे रिलेशन में है। और अगर हम ऐसा लिखते हैं 1/r, तो आर की वैल्यू तो हमने कुछ डिराइव की है ऊपर, जरा ध्यान से अगर आप देखते हो तो, रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पर 1/r है तो ये वैल्यू जो है वो उल्टा हो जाएगी। 1/r इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो भाई, ए ऊपर चला जाएगा अपॉन रो इंटू एल। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/रो इंटू ए अपॉन एल। बट ये कोई कांस्टेंट का इनवर्स हुआ। कांस्टेंट का इनवर्स एक फिक्स कांस्टेंट की वैल्यू ही होती है, आप याद रखिए। तो 1/रो को एक नया कांस्टेंट जो है उससे डिनोट किया जाता है, जिसे कहा जाता है कप्पा। थोड़ा इटैलिक फॉर्म में लिखना है, आपको पता है इटैलिक मतलब थोड़ा क्रॉस करना है। ये कप्पा जो है वो भी ग्रीक वर्ड है, ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला जो है वो जी का हो गया, जी इज इक्वल टू कप्पा इंटू ए अपॉन एल। तो ये जो के लिखा है कप्पा, उसे नाम दिया जाता है कंडक्टिविटी, और जी जो है उसको हमने क्या कहा भाई, कंडक्टेंस। तो सेम ऊपर वाली जो दो टर्मिनोलॉजी थी, रेजिस्टेंस को हमने आर कहा था, और जो रो है उसे हमने रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा था। उसी तरीके से कंडक्टेंस जो है उसे डिनोट किया जाता है जी से, और ये जो कांस्टेंट मिलता है कपा, उसे कंडक्टिविटी या कई बार रेयरली स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नाम भी दिया जाता है। हम कौन सा नाम देंगे, आईयूपीएससी ने हमें कहा है कंडक्टिविटी, और रो के लिए क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, बराबर है। और ये कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो है उसके लिए आगे हमें मोलर यूनिट्स भी पढ़ने हैं। इसके बाद की टर्मिनोलॉजी थोड़ी देर के बाद आएगी, बट उससे पहले हमें इसका यूनिट जो आगे हमने, जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम का, वैसे कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो आप डिराइव कर 1/r। आर का ओहम, आर का तो ओहम कहा, तो जी का क्या होगा भाई, ओम इनवर्स। हाँ ओहम इनवर्स। सिर्फ ओहम नहीं, बट वो होगा ओहम इनवर्स, क्योंकि ये हो जाएगा 1/ओहम, बराबर है। तो जी का यूनिट क्या होगा, ओहम इनवर्स। सिंबल में भी ऐसे किया जाता है ओहम इनवर्स। और आपको थोड़ा एक फ्रेश होने के लिए एक बात ये भी जाननी चाहिए कि कई बार इसे ऐसे लिखा जाता है, और ये एक्सेप्टेड है। ओहम का उल्टा, सब कुछ उल्टा है, तो ओहम का स्पेलिंग भी उल्टा कर दिया है, देखो MHO, मो। तो ये जो है वो मो, और ओहम इनवर्स जो है उसे कई बार ऐसे उल्टा ओहम लिख दिया जाता है। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन मेथड है। हर एक सिंबल में ये नहीं किया जाता, बट ये ओहम इनवर्स में ये लिखा जाता है। कई सारी बुक में आप ये पढ़ोगे कि ओहम इनवर्स के बदले उल्टा सिंबल ही उल्टा कर दिया है ओहम का, और ये ओहम इनवर्स ऐसे लिखने की बजाय MHO स्पेलिंग कर दिया जाता है, मो। तो आपको ये मिस्टेक नहीं समझनी है, ये एक्सेप्टेड है, बराबर है। भले ही वो ऑन पेपर सही मेथड नहीं है, बट ये एक्सेप्टेड है कि मो अगर लिखा जाए तो ये कंडक्टेंस का यूनिट है, और उल्टा ओहम का सिंबल लिखा जाए तो समझ लेना है कि भाई ये कंडक्टेंस की वैल्यू हमें दिखा रहा है, बराबर है। एक्चुअली में तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था साइमन, उसने कंडक्टेंस के यूनिट के ऊपर वर्क किया था। तो साइमन यूनिट ही एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये सारे यूनिट आप यूज करो, उसके बदले एक यूनिट यूज कर सकते हो साइमन, और उसका सिंबल है कैपिटल एस। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा बड़ा एस करना है, क्योंकि सेकंड समझ में आ जाएगा अगर एस छोटा रह जाएगा तो, बराबर है। तो ये कैपिटल एस जो है वो साइमन जो है उसका सिंबल है, ये आपको याद रखना है, बराबर है। और ये
कप्पा है उसका यूनिट क्या होगा, वो कोई कहेगा मुझे? कंडक्टिविटी, जैसे रेजिस्टिविटी आपने लिया था वैसे कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? कोई एक्सप्लेन करेगा? एस मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स तो आएगा ही, दूसरा क्या आएगा? आगे कुछ आएगा ना? मीटर ओम इनवर्स आप। इनवर्स, मीटर इनवर्स। हाँ सही बात है, अब सही है। क्योंकि आपने रो के लिए क्या कहा था, ओहम इंटू मीटर। तो 1/रो करते हो तो दोनों उल्टा हो जाएंगे ना। तो ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स लिखो, या फिर ओहम इनवर्स के बदले आप क्या लिख सकते हो? एस। ओहम इनवर्स के बदले एस लिखो, और मीटर इनवर्स तो रहेगा ही। मीटर इनवर्स के बदले आप छोटा यूनिट लेना चाहते हो तो आप साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स भी ले सकते हो। ये कप्पा जो है उसका यूनिट होगा, तो ये याद रखना है आपको कि भाई कप्पा का यूनिट क्या है, रो का यूनिट क्या है, कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है। तो कंडक्टेंस का यूनिट आप ओम इनवर्स भी ले सकते हो और साइमन भी ले सकते हो। ज्यादातर जगहों पर साइमन जो है वो यूज हुआ होगा, बराबर है। और ये दोनों एक दूसरे से उल्टे, ये दोनों मतलब रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस पहले सिंपल चीजों का देखते हैं हम, बाद में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, जो हमारा मेन गोल है। सिंपल चीजें मतलब क्या भाई? तो अगर अलग अलग कई सारी चीजों का कंडक्टेंस अगर आप मेजर करते हो और कंडक्टिविटी मेजर करते हो, तो कई सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई है। कई सारे कंपाउंड्स ऐसे मिलेंगे जो एक्सट्रीमली लो कंडक्टिविटी शो करते हैं, और थोड़े बहुत कंपाउंड ऐसे जो इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी शो करेंगे। और ये तीनों क्लास जो है उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। द कंपाउंड्स विच शोज वेरी वेरी हाई कंडक्टेंस आर नोन एज कंडक्टर्स। द कंपाउंड्स विच शोज वेरी लो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी आर नोन एज इंसुलेटर्स। जो निग्लिजिबल होती है, इसकी कंडक्टिविटी इतनी है कि ना के बराबर है, ये कंडक्ट ही नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, आप ये कह सकते हो। और इंटरमीडिएट जो है, जो बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, या तो आप ये कह सकते हो कि स्पेसिफिक कंडीशन पर ही ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, कंडक्टेंस शो कर सकता है। तो ऐसे जो कंपाउंड है या मैटर है ऐसे टाइप की, उसे सेमी कंडक्टर्स कहा जाता है। नाम आपने सुना होगा। कहां पर यूज होता है ये सेमी कंडक्टर्स, कोई कहेगा? इसके बिना हमारी दुनिया अधूरी है, याद रखना, सेमीकंडक्टर्स के बिना। तीन टाइप के कंपाउंड हमें पढ़ने हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मेटल्स जो है, ज्यादातर मेटल्स और सम नॉन मेटल्स ऑल्सो, उसके कई सारे एलोट्रोप्स बहुत अच्छे कंडक्टर है। जैसे कि कॉपर मेटल हम यूज करते हैं, सिल्वर है, गोल्ड है। गोल्ड को हम एयू कहेंगे, बराबर है, पूरा गोल्ड ना लिखे तो ये सारे जो मेटल्स है, मैंने जो तीन मेटल लिखे ना, वो एक्सट्रीमली कंडक्टेंस शो करते हैं, ज्यादा कंडक्टेंस शो करते हैं। कॉपर से ज्यादा तो सिल्वर कंडक्टेंस शो करता है। तो क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि हम सिल्वर के वायर क्यों नहीं बनाते? तो दिक्कत ये है कि एक तो वो महंगा है, बराबर है, और कॉपर जो है उसकी और सिल्वर की कंडक्टिविटी में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। भले ही सिल्वर ज्यादा है, हम एक्सेप्ट करते हैं, बट सिल्वर के वायर्स बनाने उससे अच्छा कॉपर के वायर्स जो है तो सस्ते भी होंगे, और मेल्टिंग पॉइंट है वो कॉपर का ज्यादा है, तो इजीली मेल्ट नहीं होता, ज्यादा देर तक चालू रहे इलेक्ट्रिसिटी या करंट तो भी। सिल्वर जो है उसमें ये प्रॉब्लम होगा, वो मेल्ट हो सकता है, बराबर। तो वायरिंग के लिए जो कॉपर है वही हमारे लिए सुटेबल रहेगा, चीपर भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। बट ये तो बात हुई कंडक्टिविटी की। इसकी कंडक्टिविटी जो है वो मल्टीपल थाउजेंड के मल्टीपल में होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। आप ये कह सकते हो यूनिट सेम रहेगा कंडक्टिविटी का, साइमन पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर जो आगे हमने लिया। जो वेरी लो कंडक्टेंस शो करते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, उसे हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे वुडन ब्लॉक है या पॉलीमर्स है कई सारे, जो इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। ग्लास जो है सुपर, हम उसे सूडो सॉलिड कहते हैं कई बार। ग्लास जो है, ये सभी की कंडक्टिविटी जो है वो 10⁻⁻18, 10⁻⁻19 के आजू बाजू होती है। इसका मतलब
17 जीरो के बाद कुछ शुरू होता है, मतलब बहुत 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 निग्लिजिबल कंडक्टिविटी होती है, ना के बराबर होती है, तो उसे हम इंसुलेटर्स ही कहते हैं। और कई सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें से पर्टिकुलरली सिलिकॉन, खास याद रखिए, ऐसा एलिमेंट है ये, ऐसी मैटर है ये, कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो है वो अपना कंडक्टिविटी रेशियो शो करती है। बराबर, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ऐसी कई सारी मेटल्स या इम्प्योर मेटल, मतलब डोप्ड मेटल्स आप कह सकते हो, जिसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी जानबूझकर ऐड की गई हो डिजायर्ड कंडक्टेंस गेन करने के लिए। तो ये 10⁻⁻² से 10⁻⁻7 की रेंज में जो है वो साइमन पर मीटर जितना कंडक्टेंस शो करती है, जो इंसुलेटर से ज्यादा है बट कंडक्टर से कम है। और पर्टिकुलर कंडीशन पर ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अपने में से पास होने देता है। तो ऐसी जो मटेरियल्स है उसे सेमी कंडक्टर्स की कैटेगरी में क्या करते हैं, रखा जाता है। तो तीन टाइप की चीजें होती है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बराबर है। मेटल्स और कई सारी नॉन मेटल भी हमने कही। नॉन मेटल में कौन कौन आता है, तो कार्बन जो है उसका ग्रेफाइट वाला अलोट्रोप है, वो कंडक्टर है, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली वो कंडक्ट करता है। तो ऐसे कई सारे नॉन मेटल्स जो है, कार्बन ब्लैक है, ये ग्रेफाइट है वगैरह, भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो वो कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। बट रेयर टाइप के ऐसे कंपाउंड्स भी है जिसे सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है। पहले के टाइम में, खास याद रखिएगा, पहले के टाइम में मेटल्स जो है, जो कंडक्टर की कैटेगरी में हमने लिया, वो मेटल्स 0 से 15 केल्विन तक अगर टेम्परेचर कम किया जाए, बहुत कम टेम्परेचर पर ये मेटल्स जो है वो, या उसकी अलॉयस, इतने कम टेम्परेचर पर एक्सट्रीम कंडक्टर का काम करते थे, जिसे सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है। मतलब जिसके अंदर रेजिस्टेंस लगभग 0 के नजदीक हो, निग्लिजिबल हो, जबरदस्त कंडक्टिविटी शो करे, ऐसी प्रॉपर्टी कौन से टेम्परेचर पर, 0 to 15 केल्विन पर ये प्रॉपर्टी शो करती थी। बट अब मार्केट में कई सारे ऐसे पॉलीमर्स है या ऑक्साइड्स है, सिरामिक पॉलीमर्स या सिरामिक ऑक्साइड्स कहते हैं, जो 150 केल्विन जितने टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टर का काम करते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कई सारे हैं, बट 150 केल्विन इज 10 टाइम्स हायर देन 15 केल्विन। तो इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। बट इतने टेम्परेचर पर भी, भले ही वो नॉर्मल से तो कम ही है, 150 केल्विन जो है वो कम है बहुत नॉर्मल से, बट ये मेंटेन करना आसान है, किसके रिस्पेक्ट में, 0 to 15 केल्विन। तो कई सारे ऐसे मटेरियल्स है जो सुपर कंडक्टर्स का काम करते हैं, बट एट वेरी लो टेम्परेचर। बराबर है। मैंने फिर से याद करवाना है आपको, सिरेमिक मटेरियल्स मैंने कहा आपको, जो सुपर कंडक्टर का काम करते हैं, जिसमें पॉलीमर्स भी आते हैं और ऑक्साइड्स भी आते हैं, या याद रखिए, लगभग लगभग 150 केल्विन तक भी वो सुपर कंडक्टर का काम कर जाता है। ये कंडक्टेंस जो है, इलेक्ट्रिसिटी पास जो होती है, वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, ये हमें खास याद रखना है। मेटल्स में से पर्टिकुलरली ये याद रखिए, जो कंडक्टर्स हमने बात की, उसमें ज्यादातर मेटल्स या उसकी अलॉयज है, उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे हम मेटालिक कंडक्टेंस कहेंगे, याद रखिए। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसकी बात तो अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बट उससे पहले जो जानना जरूरी था, कोई मेटल जैसी चीज में से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे हम मेटालिक कंडक्टेंस कहते हैं। और उसके पीछे प्रिंसिपल कौन सा होता है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं मेटल्स में, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होती है, पास होती है, वो खास याद रखिए। तो इसे मेटालिक कंडक्टेंस कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं तो कई बार इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी कहा जाएगा। बट चार चीजें ऐसी है कि जिसके ऊपर ये मेटालिक कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। एक तो टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, किसके साथ, कंडक्टेंस के। मतलब अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है
तो कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। बराबर, जैसे ऊपर हमने देखा 0 to 15 केल्विन पर मेटल जो है वो सुपर कंडक्टर का काम करती है, मतलब टेम्परेचर कम हुआ तो कंडक्टेंस क्या हुआ, बढ़ा। सेकेंड वन, नेचर ऑफ मेटल या नेचर ऑफ कंडक्टर। ये मेटल जिसकी हम बात कर रहे हैं या कंडक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा है। नेचर मतलब ज्यादा मेटेलिक है, कम मेटेलिक है, क्या है। तीसरा उसका स्ट्रक्चर। आप एक चैप्टर पढ़ोगे सॉलिड स्टेट नाम का, उसमें हम अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि हेक्सागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो मेटल के अंदर जो एटम्स है वो किस तरीके से अरेंज हुए, एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्डेड है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर भी कंडक्टेंस जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। लास्ट वन, जो मेटल है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कोई कोई मेटल ऐसी होती है जिसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई कोई मेटल ऐसी होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 3 है। तो ये भी डिपेंड करता है कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन मेटल्स। तो वो मेटल्स जो है उसके एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेटालिक कंडक्टेंस का याद रखिएगा कितनी चीजों पर डिपेंड करता है, तो 4। टेम्परेचर, नेचर ऑफ कंडक्टर या मेटल, तीसरा मेटल का स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ वन वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो चीज के उसके ऊपर जो है वो ये बात डिपेंड करती है, कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। बराबर है। तो ये मेटल की बात हुई, मेटालिक कंडक्टेंस की बात हुई। अब हमें शुरू करना है कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये जो मेटल है ना उसमें तो उसका अगर मेजरमेंट करना है कि भाई रेजिस्टेंस कितना है, कंडक्टेंस कितना है, तो इजी है, क्योंकि वो विस्टर्न ब्रिज नाम का जो इक्विपमेंट आता है या मैकेनिज्म आती है उसमें वो इजीली फिट कर सकते हो, मेटल को फिट कर सकते हो। उसका मेटल का टुकड़ा ले लो और एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव जो है वो रोड जोड़ दो, बराबर, तो काम हो जाएगा, या वायर जोड़ दो तो काम हो जाएगा। बट सॉल्यूशन में ये कैसे पॉसिबल होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस से वो कैसे मेजर करें, वो कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है वो हमें देखना है। बराबर है। तो मेटल में तो क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक तरफ से एंटर होते हैं और दूसरी तरफ से क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं, दूसरे एंड से निकल जाते हैं। जैसे कि कोई वायर लिया है आपने, तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन एंटर होता है और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एमिट होता है, एग्जॉस्ट होता है, बाहर निकल जाता है। बट ये मेटल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, खासियत। बराबर है। सिर्फ धक्का लगता है इलेक्ट्रॉन को, ये समझना है कि एक तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आया और दूसरी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन गया। ये पूरी जो मूवमेंट हुई इलेक्ट्रॉन की एक जगह से दूसरी जगह पर, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है। बराबर है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई चेंज होता नहीं है। ये मैकेनिज्म मेटल की थी। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सॉलिड स्टेट में आएगा तो हम पढ़ने वाले हैं ये दोनों को भी, बराबर है, उसमें उसका स्ट्रक्चर आने वाला है। बट अभी हमें मेटल के बारे में पढ़ना है और उसके ऊपर से क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। आप लोअर स्टैंडर्ड में मतलब 11th में पढ़ गए कि प्योर वाटर है, कोई कह सकता है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, बेड कंडक्टर है, या क्या है, प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो प्योर है सर। हाँ, मतलब उसके पीछे कुछ रीजन होगा। वैसे तो नमक भी अगर आप प्योर लेते हो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो वो सभी में तो इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो आपको बोलना है, हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और दूसरे, एक बच्चे ने आंसर दिया, बहुत अच्छा मुझे लगा, थोड़ा बहुत धीरे धीरे आंसर दिया बट सही था, कि आयंस नहीं होंगे, ऐसा उसने कहा। और आयंस भी कैसे, तो आयोनिक फॉर्म में, मतलब कि न्यूट्रलाइज फॉर्म में है तो उसे आयन नहीं कह सकते। वैसे आप देखो तो H+ और OH- आयन ही है, बट ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाए बॉन्ड से तो आयनिक फॉर्म में नहीं रहता है। बट आपने एक हाइड्रोजन नाम का चैप्टर पढ़ा है 11th में, बराबर है, उसमें हमने ये कहा था कि अगर आप 1 लीटर वाटर लेते हो तो उसमें 10⁻⁻7 मोलर, मतलब कि मोल्स, जितने आयंस H+ के होते हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू थी 1 × 10⁻⁷ और सेम हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो होते हैं उसमें।
ये वैल्यू एक्चुअली में बहुत कम है, बट ये इतनी कम है कि हमें यही लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होती नहीं। इसलिए हम प्योर वाटर को इंसुलेटर नहीं कहते, बट क्या कहते हैं, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं हम उसे। एकदम इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब तो है निग्लिजिबल, बट बेड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर कहते हैं। बट इफ यू वांट टू मेक देम हाईली कंडक्टिव, देन व्हाट शुड वी डू? तो हमें क्या करना चाहिए भाई? देन वी शुड एड इलेक्ट्रोलाइट। हम उसमें क्या ऐड करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल NaCl, H2SO4 या ऐसी कोई भी चीज KCl वगैरह की जो पानी में मिक्स होते ही, क्योंकि पानी को आपको कंडक्टर बनाना है, बराबर है, नॉन कंडक्टर में से या पूर कंडक्टर में से पानी में डालते ही आयोनिक फॉर्म में आ जाएगी। K+ और Cl- अलग हो जाएंगे, या फिर NaCl डाला है तो Na+ और Cl-, H2SO4 डाला है तो 2H+ एंड SO4- जो है वो भी क्या होगा? रिमूव होगा, रिलीज होगा, बराबर। तो ये आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं पानी में, वो आयंस की भागाभागी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होती है? पास होती है। ये हमें याद रखना है। तो ऐसा जो कंडक्टेंस है जो सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके गेन किया गया है, वैसे कंडक्टेंस को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो आगे वाला कंडक्टेंस कौन सा था? मेटालिक था। ये कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आप नाम दे सकते हो। दूसरा एक नाम ये भी है कि आयन की वजह से है भाई, आयन्स जो प्रोड्यूस होता है, आयोनाइजेशन जो होता है, उसकी वजह से कंडक्टेंस पाया जाता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज आयोनिक कंडक्टेंस। उस आयनिक कंडक्टेंस भी कहा जाता है। ढेर सारे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में और दूसरे सोलवेंट में डिजोल्व करने के बाद उसका जो कंडक्टेंस है वो मेजर किया गया, और कई सारे प्रैक्टिकल के बाद 3 से 4 ऐसे फैक्टर्स डिराइव किए गए। ओसवाल्ड नाम का साइंटिस्ट था, कोलोरस नाम का साइंटिस्ट था, ऐसे कई सारे साइंटिस्ट थे जिसने इसके ऊपर वर्क किया, और 4 से 5 ऐसे फैक्टर्स निकाले जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो मेटालिक में था वही टेम्परेचर, बट यहां पर पूरी इफेक्ट उल्टी है। मेटालिक कंडक्टेंस में आपने ये सीखा कि टेम्परेचर एंड मेटालिक कंडक्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो कंडक्टेंस कम, टेम्परेचर कम तो कंडक्टेंस ज्यादा, इनवर्सली। यहां पर ऐसा नहीं है। टेम्परेचर और आयनिक कंडक्टेंस क्या है? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा, मीडियम में आयंस की मूवमेंट भी उतनी ज्यादा, ये खास याद रखिए। और मूवमेंट जितनी ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज उतना ज्यादा, मतलब कि जो है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो ज्यादा होगी। तो टेम्परेचर और जो कंडक्टेंस है, पर्टिकुलरली मैं वर्ड बोल रहा हूँ आयोनिक कंडक्टेंस, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। वाइल मेटालिक कंडक्टेंस की बात आए तो टेम्परेचर एंड मेटालिक कंडक्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्योंकि मेटल के लिए आप ऐसा भी याद रख सकते हो, देखो ये सिर्फ याद रखने के लिए है। आपको ये पता है, एक रीजन पूछा जाता है, समर में जो है वो वॉल्यूम बढ़ता है, आपको पता है, वो रेल की पटरियों का एग्जांपल आता था, क्यों बीच में गैप रखा जाता है? तो आप आंसर क्या लिखते थे कि टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल की लेंथ बढ़ती है, बराबर है। तो मेटालिक में लेंथ बढ़ती है वो चीज की, टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। ऐसा हमने कहा था, रेजिस्टेंस ज्यादा तो कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो मेटालिक कंडक्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ने से कम होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन था। बट यहाँ पर प्योरली स्पीड देखी जाती है, आयन की मूवमेंट देखी जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो आयनिक कंडक्टेंस भी क्या होता है? बढ़ता है। एक चीज ये टेम्परेचर। दूसरी चीज कौन सी है? तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूट। जिस चीज का सॉल्यूशन बनाया है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो आयंस प्रोड्यूस करता है इसलिए हमने नाम दिया इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया उसका नेचर कैसा है? नेचर मतलब कितने आयंस प्रोड्यूस करता है, बराबर। ये सारी चीजें जो है वो उसका नेचर है। थर्ड वन, दूसरी चीज एक ऐसी है जिसका भी नेचर ध्यान में लेना चाहिए, और वो है नेचर ऑफ सोलवेंट। कि पानी है या कोई और सोलवेंट है जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व करते हो। आप NaCl ही लेते हो, बट एक बीकर में पानी वाला सोलवेंट डाला है, दूसरे बीकर में आपने कोई और सोलवेंट डाला है, तो क्या दोनों की कंडक्टेंस सेम होगी? तो ना।
वो अलग होगी। क्यों? नेचर किसका अलग है? तो सोलवेंट जो है उसका नेचर भी देखा जाता है। कई सारे सोलवेंट ऐसे होते हैं जो फ्री फ्लोइंग होते हैं, चिपचिपाहट वाले नहीं होते। कई सारे सोलवेंट ऐसे होते हैं जो एकदम स्टिकी होते हैं, तो उसमें आयंस की मूवमेंट जो है वो रेजिस्ट होती है। फ्री फ्लोइंग सोलवेंट जो है उसमें आयंस इजीली भागा भागी कर सकते हैं। स्टिकी सोलवेंट जो है उसमें मूवमेंट बहुत हार्ड होती है। तो वहां पर भी जो आयोनिक कंडक्टेंस है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, उसके बीच में आपको फर्क नजर आएगा सोलवेंट अगर अलग है तो नेचर ऑफ सोलवेंट भी डिपेंड करता है। फोर्थ वन, आयंस की साइज। जो आयन बन रहे हैं, आप सॉल्यूशन बना रहे हो तब जो आयन्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो हर एक अलग अलग सॉल्यूट में साइज भी अलग अलग होगी आयन की, और साइज अलग तो उसकी स्पीड मतलब मूवमेंट भी अलग अलग टाइम पर होगी। तो साइज ऑफ आयन्स ऑल्सो मैटर्स और रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयनिक कंडक्टेंस, वी कैन से दैट। बराबर है, चार चीजें ये हुई। लास्ट वन, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, जिसे हम नाम दे सकते हैं कंसंट्रेशन। अमाउंट का मतलब क्या है भाई? कंसंट्रेशन। आपने इलेक्ट्रोलाइट कितना ऐड किया है? कोई सॉल्यूशन 1 मोलर वाला है, दूसरा कोई सॉल्यूशन 2 मोलर वाला है, तो सभी की जो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, वो सेम नहीं होगी। वो कैसी होगी? एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगी। बराबर है। तो ये जो चीज है, 5 से 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि आयनिक कंडक्टेंस है वो कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। बराबर है। ये फ्री फ्लो स्टिकी वाली बात है ना, उसे विस्कोसिटी कहा जाता है, याद रखिए। ये विस्कोसिटी भी एक पॉइंट है, अगर आप लिखना चाहो तो ये 6 पॉइंट हो सकता है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी ऑफ सोलवेंट, कि स्टिकी सोलवेंट में अलग और फ्री फ्लोइंग सोलवेंट जो है उसमें अलग होगा। बराबर। तो ये जो बात हुई वो डिपेंडेंस की बात हुई कि आयनिक कंडक्टेंस से वो कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है मेजरमेंट की, व्हिटन ब्रिज की, कि भाई कंडक्टिविटी कैसे मेजर करें मेटल्स की भी, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन आपने बनाया उसकी भी। तो मेजरमेंट वाला फंडा जो है उसके लिए हमें याद करना पड़ेगा व्हिटन ब्रिज को। कैसा होता है व्हिटन ब्रिज, अरेंजमेंट कैसी होती है? तो सबसे पहले हम व्हिटन ब्रिज ड्रॉ करेंगे। एक सर्किट ही है, बाकी कुछ नहीं है। करना क्या होता है कि एक वायर को ऑसिलेटर के थ्रू, फ्रीक्वेंसी जनरेटर के थ्रू जोड़ा जाता है, और एक ऐसी अरेंजमेंट की जाती है जिसमें आप अलग अलग 4 रेजिस्टेंस जो है उसे अरेंज कर पाओ। और बीच में एक डिटेक्टर रखा जाता है। अब ये डिटेक्टर का काम क्या है, ये चारों रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं वो हम देखते हैं। बट दो रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जो नोन होते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस ऐसे हैं जो नोन है। एक रेजिस्टेंस ऐसा होता है कोई भी एक तरफ की जो वेरिएबल होता है। ऐसे रेजिस्टेंस के ऊपर एरो करो, उसका मतलब क्या होता है? वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। ये खास याद रखिए। ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है बट वेरिएबल है। और यहां पर ये रेजिस्टेंस ऐसा रखना होता है कि जिसे आप मेजर करना चाहो, अननोन इन शॉर्ट। अब ये सभी आर तो हम याद रख नहीं पाएंगे, तो इसे क्यों ना नाम दे दे 1, 2, 3, 4। आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट याद ये रखना है ये कौन से टाइप का सर्किट है। कोई कहेगा मुझे सीरीज है, पैरेलल है, क्या है? ये तो आपको पता होना। पैरेलल है, सही है। तो ये जो चीज है उसके लिए याद ये होना चाहिए आपको, फिजिक्स में हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं सीरीज और पैरेलल, बराबर है, कि आमने सामने वाले जो दो यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसका मल्टीप्लीकेशन, अगर ऐसी सीरीज है तो, हाँ, अगर ऐसी सर्किट है तो, अगर ऐसी सर्किट है तो हम क्या कह सकते हैं कि आमने सामने वाले जो दो, मतलब कि R3 और R1 है, उसका मल्टीप्लीकेशन खास याद रखिएगा, R1 इंटू R3 इज ऑलवेज इक्वल टू R2 इंटू R4। रिमेनिंग दो के मल्टीप्लीकेशन जितना होता है। अगर ऐसी सर्किट आपने ज्वाइंट की है पैरेलल वाली तो, और बीच में ये डिटेक्टर, ये डिटेक्टर के दौर पर क्या रखा जाता है? तो डिटेक्टर के दौर पर कोई भी
हेडफोन या लैंप रखा जाता है। लैंप छोटा वाला होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी हम पास नहीं करने वाले लैंप शुरू हो, बट एकदम छोटा वाला जो लैंप है वो सीरीज वाले फेस्टिवल के दौरान हम यूज करते हैं, छोटे छोटे लैंप्स वो चलेगा यहाँ पर। बट हेडफोन अच्छा डिटेक्टर है। कैसे काम करता है वो हम देखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। बट करना क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑसिलेटर दिया होता है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। यहां दो चीजें वो तो नोन है, कौन, R3 एंड R4। ये रेजिस्टेंस ऐसे है जिसकी वैल्यू नोन है, बराबर है। यहां पर ऐसा मेटल का टुकड़ा है जिसे आप मेजर कर रहे हो, जिसका रेजिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, मतलब R2 इज इक्वल टू, आप ऐसा लिखोगे R1 इंटू R3 अपॉन R4, बराबर है। अगर इस तरीके से हमने जोड़ा है तो ये खास याद रखें। R2 को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, R3 और R4 नोन है हमारे लिए। आपको ये R1 जो है ना वो वेरिएबल आपको सेट करना होता है। यहां पर जो हेडफोन्स आपने रखे हैं वो हम कान पर रखते हैं, और जैसे ये फ्रीक्वेंसी शुरू करते हैं तो हमारे कानों में आवाज आने लगती है, हमिंग होना शुरू हो जाता है। आपको ये फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट करनी है, सॉरी रेजिस्टेंस ऐसे सेट करना है, इसे बदल कर या चेंज करके मूव करके, कि आवाज आनी बंद हो जाए। ये खास याद रखिए, हमें हेडफोन में जो आवाज आ रही है वो आना क्या हो जाए, बंद हो जाए। तब समझ लेना है कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब R2 इंटू R4 किसके जितना हो गया है, R1 इंटू R3 जितना हो गया है, बराबर है। तो ये जो चीज है वो डिटेक्ट करती है कि अब ये इक्विलिब्रियम में है, दोनों तरफ से फ्लो है वो, इसलिए इसे डिटेक्टर कहा जाता है। और हेडफोन अच्छा है, हम शार्पली इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब ये ऑब्जर्वेशन आप कर लो कि भाई अब आवाज होनी बंद हो गई है, वहां पर जो रीडिंग आया है ये रेजिस्टेंस का, उसे आप कहोगे R1। अब आपके पास R1 है, R3 है और R4 है, तो आपको मिल क्या जाएगा भाई, R2। मतलब अननोन जो आपके पास मेटल है या कोई भी मेटर है उसका रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है। तो ये जो इक्विपमेंट है, ये जो मैकेनिज्म है, उसे क्या कहा जाता है, विस्टन ब्रिज कहा जाता है। बट ये मेटल के लिए इजी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाए, और खास याद ये रखना कि फ्रीक्वेंसी जो है वो लगभग 500 से लेकर 5000 हर्ट्ज के बीच में दी जाती है। 500 से लेकर 5000 हर्ट्ज जो है उसके बीच में फ्रीक्वेंसी, या इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हो तो पर्टिकुलर रेंज में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है अगर हम लैंप यूज करते हैं तो। बट ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरली जो है वो यूज की जाती है, वो हमें याद रखना है। फॉर्मूला आपको R1 R2 के फॉर्म में याद नहीं रखना है, आपको याद ये रखना है कि आमने सामने वाले का मल्टीप्लीकेशन दूसरे आमने सामने वाले मल्टीप्लीकेशन जितना होता है। जिसको आपने अननोन कहा है उसको मेन बनाओ, और बाकी का फॉर्मूला आपको मैथमेटिकली क्या कर लेना है, डिराइव कर लेना है, बराबर। कोड आप कोई भी दो उसके साथ हमें कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। एंड लास्ट वन, यही सेल जो है, ऐसे सेल जो है जिसका रेजिस्टेंस आपको मेजर करना होता है। मार्केट में जो सेल्स मिलते हैं ना उसके डेटा में साथ में रेजिस्टेंस दिया गया है, और एक चीज दी गई होती है, ऐसे करके लिखकर G* लिख कर दिया जाता है। ये G* क्या है, तो याद रखिए सेल के नीचे जो G* लिखा होता है वो होता है उसका सेल कांस्टेंट, बराबर है। और ये सेल कांस्टेंट जो है वो एक्चुअली में रेशियो है लेंथ अपॉन एरिया का। जो सेल आपने लिया है, यहां पर तो क्या था, मेटल था ना, तो मेटल इजीली जोड़ सकते हो। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कैसे जोड़े, तो सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी सेल बनाया जाता है, ऐसा ट्यूब जैसा, जिसमें वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को भरा जाता है। यहां से ये बंद होता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो भरा है उसे दोनों तरफ से इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर सको, प्लस और माइनस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस दिया जाता है। ये L/A किया है, तो ऐसा जो कंडक्टिविटी सेल बनाया है, अब तो आप इसे जोड़ सकते हो यहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस के साथ। यहाँ पर भी एक प्लस और एक माइनस है। ध्यान ये रखना है कि L कितना लेना है और A कितना लेना है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो लेंथ है, एक इमेजिनरी ट्यूब क्रिएट हो गई। यहाँ पर देखिए, भले ही ट्यूब हमने बनाई नहीं है, बट दो इलेक्ट्रोड के बीच में एक
ट्यूब क्रिएट हो गई। इसका जो लेंथ है वो एल, और इसे क्रॉस सेक्ट करने से जो एरिया मिलता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये दोनों का जो रेशियो है उसे कहा जाता है जी स्टार, मतलब कि सेल कांस्टेंट। हर एक सेल जो मार्केट में मिलता है उसका सेल कांस्टेंट उसके नीचे डेटा के तौर पर लिख कर आपको दिया गया होता है, बराबर है।